यस रिकॉर्ड। सो मैंने कहा कि यहां पर हम इन एटम्स को अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैंने आपको जो ट्रिक्स बता रखी हैं उसके हिसाब से देखेंगे। तो ट्रिक्स क्या कहती हैं कि इनको पहले अरेंज कर लो इनकी पोजीशन के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में। तो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। तो हमने इनको अरेंज कर लिया बेटा ऐसे। फिर आपने देखा कि सर बेरिलियम जो है उसके पास दो सेल्स हैं, ऑक्सीजन के पास भी दो सेल्स हैं, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। बेरिलियम के पास जो प्रोटॉन्स हैं वो 4 हैं, बोरोन के पास 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं और 8 हैं। हमने दोनों चीजें देख ली, साइज छोटा होता जा रहा है, प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में दोनों ही कंडीशंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी के फेवरेबल हैं। फेवरेबल समझते हो? मतलब यहां पर 4 प्रोटॉन हैं, इलेक्ट्रॉन को आसान है, मतलब इसको निकालना आसान है। ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन हैं, इसमें सबसे मुश्किल होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हमने सोचा कि भाई बेरिलियम की सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, देन फिर नाइट्रोजन एंड देन फिर ऑक्सीजन। हमने ये सोचा, ठीक है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उसमें सबसे पहले यही सोचा जाता है कि बच्चा क्या सोच रहा है। तो बच्चे के सोच के हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं। चलो भैया ये ऑप्शन हमने बना दिया, दिस इज ऑप्शन ए। बच्चे इस पे टिक भी करके आ गए और बच्चे फिल्टर आउट हो गए। फिर हमने देखा एनमलीज इन ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान से देखते हुए चलना। एनमलीज का मतलब है कि ये रिजल्ट नहीं होगा, कुछ और होगा। तो सबसे पहले, वैसे मैंने ये बातें बता दी थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। बेरिलियम और बोरोन को पकड़ेंगे और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को पकड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन। मतलब हमारा ट्रेंड यहां पर बिगड़ गया है। रीजन क्या है? आप बड़े बारीकी से समझना, जिन बच्चों को उस दिन समझ में नहीं आया था। बेरिलियम के अंदर बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 2s2, मतलब फुल्ली फिल्ड। ओके। लेकिन अगर हम बात करें बोरोन के अंदर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p1, दैट इज पार्शली फिल्ड। ओके। एंड यू नो वेरी वेल, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड भैया बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इलेक्ट्रॉन को निकालना नहीं चाहेगा। दैट इज वाई यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्वाइट इजी, ठीक है। इसी वजह से ये हमारे पास रिजल्ट आया, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन। क्या ये मेरी बात बच्चों को समझ में आ गई? प्लीज थम्स अप कर दो बेटा अगर ये बात आप सबको समझ में आ गई है तो। यस, फ्लोट करवा दो भैया। जो थम्स अप होते हैं आजकल स्क्रीन पे बड़े अच्छे से फ्लोट करते हैं, बड़ा मजा आता है इनको देखने में। फ्लोटिंग वाले नहीं आए, है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड जो एनोमलीज हम देखने जा रहे हैं वो है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ध्यान से देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से, बट यहां तो उल्टा हो गया। उसका भी सेम रीजन है। नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा 1s2 2p3, जिसको बोलते हैं हाफ फिल्ड। दिस इज हाफ फिल्ड, ऑलराइट। एंड अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के अंदर, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के अंदर, तो ऑक्सीजन के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, जिसकी वजह से यहां पर इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं पार्शली फिल्ड, ऑलराइट। तो आप समझ गए होंगे किस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, पार्शली फिल्ड वाले को निकालना आसान। ध्यान रखना बेटा, हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर ये सब देख रहे हैं। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी यही अप्लाई होगा। अभी हम जो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई हो। प्लीज रेज द हैंड जल्दी से। बहुत बढ़िया, शाबाश।
चलिए, नाउ क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है आपके लिए। सो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, एक क्वेश्चन आपके पास आने वाला है स्क्रीन पर। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। अमंग द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स द एक्चुअल आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर इन द ऑर्डर ऑफ दिस। मुझे लगता है ये मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम 2 दिन से इसी को डिस्कस कर रहे हैं कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से हायर क्यों होती है। आप एक काम कीजिए, जैसे उस दिन आपने आंसर भेजा था, सेम इसको भी आज क्लास के बाद आप आंसर भेजेंगे लिखकर। लिखिए ना बेटा, फोटो भेजना है लिखकर कि भैया क्यों ऐसा होता है। लेट सपोज कि ये 3 मार्क्स के अंदर है, तो 3 मार्क्स के आधार पे आप कैसा लिखेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैं वो देखना चाहूंगा। क्या इतनी बात बच्चों को समझ में आ गई बेटा? जस्ट क्लास के बाद इसको खत्म कर देना, और जो भी क्वेश्चन दूंगा आज के दिन उसको खत्म कर देना। अच्छा, एक और बात मेरे बच्चों, अच्छा हुआ तुम ऑनलाइन में बैठे हो, अदरवाइज यहाँ पर एक हाइप क्रिएट हो जाएगा। कल मैंने एक डीपीपी भेजी थी केमिकल बॉन्डिंग की, ठीक है बेटा, और उसमें आपने पाया होगा यार, ये 15 के 15 क्वेश्चन ऐसे कॉन्सेप्ट से भरे पड़े हैं जो शायद सर ने कराए नहीं, या फिर उन कॉन्सेप्ट को और बारीकी से समझना है। तो अगर किसी ने वो डीपीपी देखी है और सेम थॉट आया है, एक बार थम्स अप कर दो या मैसेज कर दो, यस सर मेरे को तो सेम यही फीलिंग आई कि भैया केमिकल बॉन्डिंग में तो कुछ नहीं आता। एक बार मजा आ जाएगा। फिर मैं बताऊंगा उसके पीछे की वजह क्या थी, उस डीपीपी को पर्टिकुलरली भेजने की। किस किस ने देखी है पहले ये बताओ, डीपीपी जो 15-16 सवाल की मैंने भेजी है कल। घबराओ मत, टेंशन मत लो। एक बच्चे ने देखी है। मैंने, दीक्षा कह रही है मैंने, तो बेटा दीक्षा, हो रहे थे सवाल या ऐसा फील हो रहा था यार अभी तो इस चैप्टर को तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा इसके। ये आपने एक वर्ड में आंसर हो रहा, अच्छा नहीं हो रहे थे, बिल्कुल नहीं होंगे। और अब मैं इस चीज का एक रीजन बताता हूं क्या है। देखिए, रितिका कह रही थी सर मैंने भी देखी है, क्वेश्चन समझ ही नहीं आए। बहुत बढ़िया, बहुत ही शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखो सुनो मेरे बच्चों, क्वेश्चन उस डीपीपी में से क्यों नहीं हो रहे मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सा रीजन है। देखिए, एक चीज होती है कॉम्पिटिटिव लेवल, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल। अभी केमिकल बॉन्डिंग में कॉम्पिटिटिव लेवल पर आने के लिए थोड़ा सा टाइम है। टाइम का मतलब है मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर ही केमिकल बॉन्डिंग की रिवीजन स्टार्ट करूंगा आपके स्कूल के अंदर। साथ साथ जब ऑनलाइन में इस चैप्टर के बाद स्टार्ट होने वाला है, तब उसमें भी मैं साथ साथ वो करूंगा। ठीक है, उसके अंदर हम बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार ओवरव्यू देना जरूरी था उस पूरे चैप्टर का। ओवरव्यू आपको समझ में आ गया है, जैसे कि क्या क्या समझ में आ गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आ गई, हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गई, एमओटी समझ में आ गया। थोड़ा थोड़ा मैंने कोवालेंट और आयोनिक बॉन्ड के बारे में बताया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, बट स्टिल हमने कोई डीपीपी या एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं लगाए। ठीक है बेटा, अब पहला काम क्या है, हम उसके एनसीईआरटी के लेवल तक पहुंचते हैं, एनसीईआरटी के सारे सवाल लगाते हैं। आप देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरह इस चैप्टर में भी बहुत ज्यादा सवाल है। देन हम मूव करेंगे थोड़ा सा हल्का ऊपर, थोड़ा सा हल्का ऊपर, एनसीईआरटी से ऊपर के लेवल पे जाएंगे। एंड देन हम पहुंचेंगे जिस लेवल की डीपीपी मैंने भेजी थी, यानी कि वो जो डीपीपी आपको भेजी हुई है वो एक्सट्रीम लेवल की है। नीट और जेई के बहुत प्यारे सवाल है उसमें, तो घबराना नहीं है, उस लेवल तक पहुंचेंगे। आइडिया देना था कि बेटा केमिकल बॉन्डिंग में कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक मत करना भैया, सर पहले रिडॉक्स कर लें। अगर आप मुझसे रिडॉक्स करवाना चाहते हो, इट्स टोटली ओके, पहले रिडॉक्स कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 वीक्स हैं। इन 2 वीक्स के अंदर मुझे पूरा सिलेबस रिवाइज कराना है SA1 का, और साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल को थोड़ा टच करेंगे। मुझे कोई इशू नहीं है, अगर आप चाहते हो मंडे ऑनवर्ड्स रिडॉक्स हो जाए, रिडॉक्स हो सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों से वोटिंग करा लेंगे जो ऐसा चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल आज के इस क्लास के अंदर फोकस कर लें। तो बस मैं ये कहना चाहता था, डीपीपी मत लगाना बस, वो अभी अभी सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाना जो भी केमिकल बॉन्डिंग के। सर एक काम करें, डीपीपी पहले 11th लेवल की ही कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे, वो डीपीपी मत लगाना। ठीक है, एक्चुअली मैंने वो डीपीपी हमारे ग्रुप में भेजी थी, जो मुझे लगा इधर भी भेज देता हूं, तो मुझे लगा बच्चे घबरा जाएंगे, इसलिए मैंने ये बता दिया। ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, चलो सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। नहीं, सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा, जल्दी आगे बढ़ो, चलो आगे चलते हैं।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसा कि मैंने बताया था कि कोई एटम है, ध्यान से देखते हुए चलो और समझते हुए चलो। कोई एटम है फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन के अंदर है ये न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। रेड मार्कर है तो रेड से ही पता नहीं चल रहा, दिस इज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के पास एक पावर है इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की। समझ समझ रहे हो। साथ ही साथ इस फ्लोरीन के अंदर आउटर मोस्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, और नोबल गैस बनने के लिए इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट से आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन को निकालना इज नॉट अ इजी टास्क। पहले एक निकलेगा, फिर दूसरों को निकालने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ऐसे करते करते 7 तक पहुंचते पहुंचते एटम मर जाएगा। तो ऐसे में 1 इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन तुम ही मेरे पास आ जाओ। आएगा तो मान लो इस जगह पे आ गया, तो ये इस जगह पे स्टेशनरी कैसे रहेगा। सीधी सी बात है, स्टेशनरी होने के लिए इसको न्यूक्लियस के साथ कोई बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब ये बॉन्ड बनेगा बेटा, इस एटम को कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, इसको कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको बोलते हैं ईजीई। ठीक है, इसको अगले सिंबल में लिखेंगे डेल्टा HEGE, क्योंकि रिलीज हो रही है तो इसका साइन होगा नेगेटिव। एक बार यहां तक बता दीजिए, किसी को कोई डाउट है तो, अगर नहीं है तो थम्स अप कर दो। हाँ जी बेटा, जल्दी से कोई डाउट है तो बता दो। हो गया, चलो आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था, इलेक्ट्रॉन जो है एक गेन होगा, और ये बन जाएगा गैसियस आयन, यानी कि F बिकम F-। ठीक है, अब ऐसा करते समय एनर्जी एक्सचेंज होगी, एनर्जी जो है रिलीज होगी एटम के द्वारा, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो सारी बातें बताई गई हैं मैंने आपको वर्बली बता दी हैं, यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रेंड्स। तो देखिए, ध्यान से देखो, मैंने एक टेबल की माध्यम से मैं आपको बताता हूं। यहां पर अगर मैं ग्रुप 17 में जाऊं, पहले तो ग्रुप 17 को ही पकड़ लेते हैं, सबसे बड़ा एक्सेप्शन इसी के अंदर आता है। साइज जो है बढ़ता जा रहा है, देखो फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। पहले क्लोरीन से देखो बेटा, क्लोरीन से जब तुम क्लोरीन से नीचे जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी नेगेटिव के अंदर इस नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए हटा दो, वैसे वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। 349 से 325, 295, 270, तो वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। मैं नेगेटिव को क्यों हटाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि तुम मैथ के हिसाब से सोचोगे कि सर -270 इज ग्रेटर देन -349, है ना, मैथ के हिसाब से सोचोगे। यहां मैथ के हिसाब से नहीं सोचना। वैल्यू कम हो रही है मतलब ये एनर्जी कम निकाल रहा है, कौन, एस्टेटाइन। सबसे ज्यादा कौन निकाल रहा है, क्लोरीन। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट निकालनी किसको चाहिए थी, फ्लोरीन को। ये अभी एक्सेप्शन है, तो इस एक्सेप्शन को मैं अभी देखूंगा। और किसी में जाएं तो सेम एक्सेप्शन कहाँ रहा है, देखो ऑक्सीजन के लिए कितनी है, -141। सल्फर के लिए कितनी हो गई फिर, 200। फिर ये कम होती जा रही है, साइज बढ़ गया इसलिए। लिथियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए देखो, हाइड्रोजन के लिए -73, लिथियम के लिए 60, 53, 48, 47, 46। यानी कि डाउन द ग्रुप आते हैं, इन केस ऑफ डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज। क्या इतनी बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों को, क्योंकि यहां पर साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर गया बेटा, साइज ऑफ एटम इज इंक्रीज। साइज ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज कर गया। उससे क्या होगा सर, अरे भैया क्या होगा देख लो, बहुत आसान है। अगर आप एक एटम को बहुत बड़ा कर दोगे और एक इलेक्ट्रॉन को उसके पास लेके आने की कोशिश करवाओगे,
जो कि यहां पर आएगा, तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ना, दूरी की वजह से। कितनी बात समझ में आती है मेरे बच्चों को? जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे जैसे साइज बढ़ता है वो कम होती है। नेगेटिव क्या शो करता है? नेगेटिव ये शो करता है कि वो रिलीज हो रही है। इज इट क्लियर? जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो, और यदि किसी को कोई डाउट है तो मैसेज कर दो। हाँ जी बेटा, इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? तो एक बार थम्स अप करके ये बता दो, क्या हम आगे बढ़ जाएं? लेफ्ट टू राइट जाने वाले हैं, थम्स अप करो जल्दी से सब बच्चे। शाबाश। यस, दीक्षा, हिमांशी, रितिका। चलो। अब यहां पर नेक्स्ट जो चीज है वो है ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, हम जानते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज हमारा कम होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वो प्रोटॉन्स फायदेमंद हैं। जितने ज्यादा प्रोटॉन उतनी जल्दी उसको अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रिलीज होने वाली है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट ये बढ़ती है, इसको भी देखेंगे। यहां देखिए सब लोग, यहां पर मैं लेफ्ट टू राइट का कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं। ऑक्सीजन के लिए देखिए -141, जैसे ही फ्लोरीन पे गए -328, लेकिन नियोन के अंदर ये पॉजिटिव आया। क्यों आया पॉजिटिव? पता ही है, ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, नोबल गैस है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। सल्फर में देखो -200, -349, बढ़ गई, लेफ्ट टू राइट बढ़ गई। सेलेनियम में देखो, अगेन बढ़ गई, इधर इस ग्रुप के अंदर भी बढ़ गई, इस पीरियड के अंदर भी बढ़ गई। यानी कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। नेगेटिव साइन का मतलब है सिर्फ रिलीज करना। आई होप आपको ये सब बात भी समझ में आ गई। अगर किसी को ये पूछना है कि सर यहां पर ये क्यों पॉजिटिव हो रही है, तो आपको पता ही होगा, दीज आर नोबल गैस, दे डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। दुनिया तो इनके जैसा बनना चाह रही है, ये क्यों इलेक्ट्रॉन देंगे भाई? ये ना तो लेंगे ना देंगे। ठीक है, दे डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो बेटा, ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो। हाँ जी, जल्दी से एक बार जल्दी जल्दी थम्स अप दे दो भैया। ईशा को समझ में आ गया, दीक्षा, दीक्षांश यादव, हिमांशी बेटा। चलिए आगे चलते हैं, शाबाश। ठीक है, तो डेल्टा एच डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, डेल्टा एच जो है बढ़ती है। नाउ इसके अंदर भी कुछ एनमलीज हैं, जरा ध्यान से देख लो। इस एनमलीज के अंदर सबसे पहले जेई में, नीट में ये सवाल आ चुका है रिगार्डिंग फ्लोरीन क्लोरीन एंड रिगार्डिंग ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो मैं दोनों बातें एक बार आपको लिख के बता देता हूं, व्हाई दीज एनिमलीज आर टेक्स प्लेस। साइज के हिसाब से फ्लोरीन सबसे छोटा है। इसके अंदर प्यारे बच्चों दो ही ग्रुप्स हैं, दो ही सेल्स हैं। और यहां पर देखो, इस छोटे से एटम के अंदर यहां 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर क्लोरीन की बात करो, देखो ध्यान से, वहीं पर अगर हम क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन का जो साइज है बेटा, कंपेरेटिवली फ्लोरीन इट इज क्वाइट बिगर। पहले में 2, उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में, एंड तीसरे सेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितनी बात समझ में आ रही है? नाउ एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स मेक अ शील्ड, ये एक शील्ड बना लेंगे। शील्ड पता है ना, जैसे कैप्टन अमेरिका वाली होती है शील्ड, है ना, जो आने वाले बम बारूद गोली को रोकती है। ऐसी एक शील्ड बना लेंगे जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, कि हम तेरे को नहीं आने देंगे भाई।
क्योंकि बहुत छोटा साइज है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठे हो गए और आने वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहे हैं। दूसरी तरफ क्लोरीन के अंदर क्या होता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, जिससे कि डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है न्यूक्लियस के साथ। तो यहां पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, व्हाट इज दिस? द इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स मेक अ स्क्रीन फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड रेपल इट। ठीक है बेटा, ऐसी स्क्रीनिंग इफेक्ट छोटे एटम्स में होती है या फिर उन एटम्स में होती है जिन पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हों, जैसे कि डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा होती है। पी ब्लॉक वाले छोटे एटम शो करते हैं जैसे ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो प्यारे बच्चों, यही कारण है कि फ्लोरीन ने खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, क्लोरीन ने ले लिया, इसलिए वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। सेम केस ऑक्सीजन के केस में है, सल्फर ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। अगर कोई डाउट है प्लीज मैसेज मी। ठीक है, तो इसने बताया ऑक्सीजन की ज्यादा कम है, फ्लोरीन की भी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन। सेम रीजन यहाँ पे मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का ऑल दो साइज बहुत कम है। किसी का मैसेज आया था सर क्लोरीन की ज्यादा है। हाँ, तो क्लोरीन की ही तो ज्यादा है मेरे बच्चे, और क्या बताया मैंने कि क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से। क्योंकि अभी डायग्राम से समझना, डायग्राम से यहाँ पे समझना, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, फ्लोरीन का भी साइज छोटा है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेंगे। ऑक्सीजन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा, जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, है ना, दूर भागो दूर भागो। बट इन केस ऑफ क्लोरीन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साइज थोड़ा सा बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस से अटैच हो जाएगा, इस वजह से ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहां पर इन्होंने शील्ड बना ली, शील्ड बना ली तो धक्का पेली होगी, झगड़ा होगा, तो ये हल्की सी एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, इसके अंदर भी सेम यही रीजन है, यहां पर साइज थोड़ा बड़ा होने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड जल्दी बन जाएगा, जल्दी बनेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इस केस में फिर से रिपल्शन, तो कम एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे तो फिर आगे ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्लोरीन से जब ब्रोमीन गए तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। उस केस में साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, अब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ गई। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर एक साथ काम करते हैं, साइज ब्रोमीन का बढ़ गया, सेलेनियम का बढ़ गया, अब वो साइज वाला फैक्टर लगा देंगे। अब क्या मेरी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? जल्दी से थम्स अप दे दो भैया। इज इट क्लियर टू एवरीवन प्लीज? एक सेकेंड, हाँ फिर से थम्स अप देना। दीक्षा, दीक्षांश, ओके, हिमांशी, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलो, रेडी फॉर द चैलेंज? यस, अरेंज करो इन एटम्स को, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच हैज द लेस्ट नेगेटिव। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात समझो, मोस्ट नेगेटिव का मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू पूछिए, लीस्ट नेगेटिव का सबसे छोटी वैल्यू पूछिए। बताओ, अरेंज कर दो इनको। यस, एवरीवन हैव टू गिव देयर आंसर्स प्लीज। फोस्फोरस हैज मोर है बेटा, इसने में पूछा है एक एटम की कम होगी एक एटम की ज्यादा है, आपने दोनों की बता दी, फोस्फोरस की भी ज्यादा है क्लोरीन की भी ज्यादा है। थोड़ा सा सवाल समझिए। दीक्षांश कह रहा है कि सर मैंने इस प्रकार से अरेंज किया है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फोस्फोरस की सबसे कम, क्लोरीन एंड फोस्फोरस रिस्पेक्टिवली। आंसर सही है बिल्कुल। तो चलिए, अभी मैंने देखा था, तो मैं भी अपने आंसर को आपके साथ मैच कर लेता हूं। सो मेरे अनुसार सबसे ज्यादा क्लोरीन की होगी नेगेटिव,
नेगेटिव में बता रहा हूं। देन उसके बाद फ्लोरीन आएगा, एंड देन वी हैव सल्फर, एंड देन वी हैव फोस्फोरस। लेट्स सी कि क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। तो अक्रॉस द पीरियड इट इज मोर नेगेटिव, है ना। तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड लेस नेगेटिव जाएंगे तो इसमें फ्लोरीन की से कम है। तो आंसर ये आ गया। ओ थोड़ी सी हम मिस्टेक कर चुके हैं, इसके लिए मुझे जाना, नहीं ये गलत है, ये गलत है। नहीं सही तो है, हमने ये तो लिखा है, सही तो है, सही है, सही है, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं ट्रेंड को उल्टा देख रहा था। देखो क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, फोस्फोरस, यस सही है, सही है, सही है। हाउ कैन आई बी गलत यार। यस। कितने बच्चों को समझ में आ गया? वैसे आप सबने आंसर दिया था। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका दीक्षा बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, शाबाश। आई होप कि और क्वेश्चंस होंगे हमारे पास इस पर्टिकुलर टॉपिक के। अच्छा एक ही था, चलो डीपीपी से कर लेंगे। अब बात आती है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्चुअली। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह भी हैं, वो भी मैं कराऊंगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान से सुनो। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको कुछ ऐसे समझो कि एक ऐसी टेंडेंसी एटम की जिससे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, मतलब समझो क्या होता ही है ये। एक ऐसी प्रॉपर्टी एटम की जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचे, अट्रैक्ट करे। उसकी दो तीन बातें होती हैं। कौन सा एटम अट्रैक्ट करेगा? पहले तो जिसकी वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो, 6 हो या 5 हो। जिस एटम के वैलेंस शेल में 7, 6, 5 इलेक्ट्रॉन हो वो अट्रैक्ट करेगा। जिसका साइज छोटा हो, ताकि न्यूक्लियस तक जल्दी पहुंचा जा सके, साइज छोटा हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, वो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड ना हो। ध्यान से सुनना ये बात, वो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड ना हो। क्योंकि अगर वो हाफ फील्ड है तो वो नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन मेरे पास आए, मैं बिगड़ जाऊंगा। वो फुल्ली फील्ड है, नोबल गैस है, वो ये नहीं चाहेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन आए, वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो ये दो तीन फैक्टर्स हैं जो किसी एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को डिसाइड करते हैं। तो अगर मैं पहले फैक्टर के आधार पर तुमसे पूछूं, एक तुम्हारे पास सोडियम है और एक फ्लोरीन है, तो नो डाउट कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बेटा? फ्लोरीन। क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। दूसरा फैक्टर अगर हम देखें कि फ्लोरीन और आयोडीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑब्वियसली फ्लोरीन। क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच में। मैंने कहा ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेगा, लेकर लेकर कितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो अलग फैक्टर है। अट्रैक्ट ये ज्यादा करेगा। जैसे कि मैं कहता हूं HF और HCl। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। इस फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके क्लाउड को अपने पास ले जाएगा, बिल्कुल पास ले जाएगा। ऐसे ही ये भी पास ले जाएगा, है ना। तो इससे बनेगा H डेल्टा प्लस F डेल्टा माइनस। आयोनिक बॉन्ड बनने जा रहा है। इस इधर भी H डेल्टा प्लस माइनस। ठीक है। ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? फ्लोरीन अट्रैक्ट करेगा। कम अट्रैक्ट कौन करेगा इससे? क्लोरीन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हम कर रहे हैं। क्या इतनी मेरी बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, और फ्रेंशियम की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होती है। यानी कि ऐसे डायगनली बढ़ेंगे तो ये इंक्रीज करती है। ठीक है बेटा। अगर कोई मैसेज, कोई डाउट है तो मैसेज करो जल्दी से। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से थम्स अप कर दो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई सब बच्चों को समझ में? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। एक बच्चे का डाउट आया है, एक बच्चे का डाउट आया है, ईशा का आया है, सर रिपीट कर दो। बिल्कुल कर देंगे मेरे बच्चे, देखो ध्यान से।
उससे पहले मैं एक बार ये स्क्रीन जो है साफ कर दूं। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे दो एटम लिए हैं मेरे बच्चे। एक एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, और दूसरा एटम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मैं यहाँ पर बात करता हूं मेरे बच्चे क्लोरीन की, और मैं बात करता हूं मेरे बच्चे यहाँ पे हाइड्रोजन की। लेट सपोज, आप जानते ही हैं कि इन दोनों को बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, जिस पर मैंने डॉट लगाई है, और जिस पर मैंने क्रॉस लगाया है यह है क्लोरीन का। देखा जाए तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दोनों को बराबर शेयर मिलना चाहिए। बट यहां क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास में, क्योंकि उसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इज इट क्लियर? ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो वीकली पुल करेगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो स्ट्रांगली पुल करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके क्लाउड में आ गया है, इसके स्पेस में आ गया है। इसी वजह से इसको बोलेंगे डेल्टा माइनस, और इसके क्लाउड से दूर चला गया है, इसको बोलेंगे डेल्टा प्लस, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। अब बताओ, अब बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? ईशा, आपने डाउट पूछा था, यस, थम्स अप कर दो। दीक्षांश कर रहा है। ईशा डाउट पूछ के चली गई क्या? हाँ जी, सबको समझ में आ गया? दीक्षांश सर, ट्रिप पे जाओगे? भाई कोई लेके जाएगा इस गरीब आदमी को तो चले जाएंगे। हमको भी जाना है ट्रिप में, कोई लेके ही नहीं जाता, हमको पूछता ही नहीं है भाई। थैंक यू सो मच। हम लगेज के साथ शिफ्ट हो जाएंगे भैया, हम चले जाएंगे। जा कहाँ रहे हैं वैसे हम? ये तो बता दो, मेरे को तो ये नहीं पता जा कहाँ रहे। आपके घर। मेरे घर ट्रिप जा रही है, बताओ। आज मैं ही नहीं गया अपने घर। हैं? हिमांशी गिरी राजस्थान? राजस्थान बहुत बड़ा है बेटा। राजस्थान में कहाँ एग्जैक्टली? सरीडॉक्स की डीपीपी भेज देना आज। देखा, ये दीक्षा बच्ची बहुत अच्छी बच्ची है, पढ़ाई से रिलेटेड बात करती है बिल्कुल। आज आपको मैं भेज दूंगा आपके घर। दीक्षांश बेटा, चलेंगे आपके घर, है ना? चलेंगे, और किसी और को भी लेके चलेंगे ना। हम्म। हिमांशी कह रही है जोधपुर अच्छी जगह है। अगर सर्दियों में जाते तो मैं पक्का जाता, गर्मियों में नहीं जाऊंगा मैं। एनीवे, आगे चलते हैं। एक बच्चे का मैसेज आया, अब किसका आया? अच्छा, जैसलमेर में भी जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखते हैं बेटा, टाइम एंड मनी इफ अलाउज देन आई विल डेफिनेटली कम, इफ इट इज नॉट देन डेफिनेटली नॉट। अच्छा, आप में से बताओ ना, आप में से कितने जा रहे हैं? एक बार हाथ उठा के बताना, आप में से कितने जा रहे हैं? क्योंकि मजा तब आता है ना जब सभी बच्चे जाएं। अब मान लो 10 बच्चे जा रहे हैं, 10 क्लास में बैठे हैं, तो हमें तो क्लास के लिए रोका जाएगा। वैसे ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, क्यों हम रिकॉर्ड कर रहे हैं? चलो बेटा, इनके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। फिलहाल आप जल्दी से ध्यान दो। हम ऑफलाइन क्लास स्कूल के अंदर डिस्कस करेंगे ये सारी बातें। ओके, कुछ जेई रिलेटेड बातें आ रही निकल निकल के, जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताएगा। यस, मुलिकन जेफी स्केल बोलते हैं इसको, है ना? मुलिकन जेफी स्केल क्या डिसाइड करता है कि कौन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जस्ट लाइक पीएच स्केल, जो ये डिसाइड करता है कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है। इसी तरह से एक स्केल होता है जिसको बोलते हैं मुलिकन जेफी स्केल, एमजे स्केल बोलते हैं ना हमारे। जब मैं पढ़ता था तो मैं इसको माइकल जैक्सन स्केल बोलता था, बट इसका एक्चुअल नाम है मुलिकन जेफी स्केल, विच डिसाइड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। इज इट क्लियर? ठीक है। जिसका फॉर्मूला ये होता है, ध्यान से देख लो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइड बाय 2। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला। आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइड बाय 2। ठीक है। हिमांशी कह रही है उन दिनों में स्कूल का ऑफ रहेगा। ओ भाई मजे आ गई, समझ में सब भाई, सब क्या बात है। सर मोस्टली यूज तो पोलिंग स्केल का है ना? हाँ हाँ, दोनों आ रहे हैं, डोंट वरी। ये क्योंकि एक्सेप्शन से भरा हुआ था, इस वजह से इसका यूज नहीं करते। एमजे स्केल का इस्तेमाल नहीं करते। पोलिंग स्केल भी तुम्हारे पास नेक्स्ट आ रहा है जस्ट। ठीक है। ये है पोलिंग स्केल, जिसने एग्जैक्ट रिजल्ट देना स्टार्ट किया था। ठीक है। बट इसके लिए ध्यान से देखो,
आपको बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ना है। बॉन्ड एंथैल्पी थर्मोडायनेमिक्स में मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। सो इसलिए बस अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन ए बी माइनस अंडर रूट बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन ए ए इंटू बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन बी बी। ए बी बी क्या है? अगर कोई बॉन्ड एच एच के बीच में है, एच और एच के बीच में है, एच सी एल के बीच, सॉरी, एच सी एल के बीच में है तो इसको बी बी बॉन्ड कहेंगे। और इनसे बनने वाला है एच सी एल बॉन्ड तो इसको ए बी बॉन्ड कहेंगे। तो इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है हम कैसे कैलकुलेट करें, ये हम आयोनाइज थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। सो फिलहाल आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज द फॉर्मूला। पहले बता देता हूं, ये जेई के अंदर सवाल पूछा जाएगा, सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत ही सिंपल है, इसको समझना, देखना। यहाँ पर देखिए, अगर हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आप देख रहे होगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिना किसी एक्सेप्शन के बढ़ती जा रही है ना? बड़ा आसान है। सो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, एंड वाइल बी मूविंग डाउन द ग्रुप, है ना? डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जब जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा? सो इसको भी देखना, बड़ा आसान है। बेरिलियम से मैग्नीशियम जाओ या कहीं पे भी जाओ, इट विल डिक्रीज। देर विल बी नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। आपको बड़े आसानी से ये समझ में आ जाएगी। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा। तो आपको ये बहुत आसानी से बात समझ में आने वाली है कि लिथियम से फ्लोरीन जाते हैं, लिथियम से फ्लोरीन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। ठीक है? ग्रुप के अंदर मैंने बता दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होगी, तो इसमें भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है जी। देन वी हैव मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए, अब मैं ना इन सब बातों पे नहीं जाऊंगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो मेटल है। इनके बारे में हम एक साथ क्लियर कर देंगे सब कुछ। ठीक है? चलो। तो अब क्वेश्चन है आपके सामने, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, मैं कर देता हूं एक बार। सबसे पहला फंडा क्या है? मैंने इन एटम्स को अरेंज किया साइज के हिसाब से और उनकी पीरियोडिक पोजीशन के हिसाब से। तो देखिए, आई हैव सोडियम, एयर सोडियम। उसके बाद मेरे पास आ गया मैग्नीशियम। थर्ड पीरियड के अंदर ये सब चल रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। देन फोस्फोरस, अच्छा, बेरिलियम जो है मैग्नीशियम के ऊपर रहेगा, बेरिलियम। एंड देन वी हैव सिलिकॉन। ठीक है ना? सिलिकॉन किस में है? कार्बन, एल्यूमिनियम एंड देन सिलिकॉन। तो इस फैमिली में कार्बन होगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जो है इसके नीचे रहेगा। नहीं, थोड़ा सा गलत कर गया। बैंगन आलू गाजर होता है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन होगा यहाँ पर। कहीं शिव जी सुने पार्वती। ठीक है? ओके। देन वी हैव सोडियम हो गया है, बेरिलियम भी हो गया, मैग्नीशियम एंड फोस्फोरस इसके जस्ट नेक्स्ट होगा। वेरी गुड। तो देखिए, सबसे पहली बात, डाउन द ग्रुप जाते हैं, सबसे बड़ा एटम कौन हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। ठीक है? इसके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये भी फेवरेबल चीज है। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन हो गया इस केस में? सोडियम हो गया। उसके बाद कौन आएगा बेटा? उसके बाद मैग्नीशियम आएगा। ठीक है? आगे बताइए, आगे आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर हो सकता है? हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिए। मैंने इनकी पीरियोडिक पोजीशंस के आधार पे इनको अरेंज कर दिया है। जल्दी से बताओ आगे आंसर क्या हो सकता है? तो ईशा कह रही है सर, इसके बाद आएगा सिलिकॉन एंड फोस्फोरस। व्हाट अबाउट बेरिलियम बेटा? आप ये कहना चाहते हो सर, यहाँ पर आएगा सिलिकॉन एंड देन आएगा फोस्फोरस एंड देन आएगा बेरिलियम। ठीक है?
आप ये कहना चाहते हो, है ना? कितने बच्चे कहते हैं कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर? चलो ऑप्शन बी बता देता हूं। सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, बेरिलियम, फॉस्फोरस। सी ऑप्शन बता देता हूं। सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। डी ऑप्शन बता देता हूं। सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम। ठीक है, क्या लगता है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा? ईसा कह रही है सर सी। अच्छा, चलो देखते हैं आपका आंसर सही आया या गलत आया। लेट्स चेक। आपने पता है मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जो है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप और डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। तो ध्यान से देखो, दिस इज द राइट आंसर। सोडियम सबसे ज्यादा मेटेलिक, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, यानी कि जो ईशा कह रही थी सर सी इज द राइट आंसर, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी। देखो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाता है। तो ये जो बेरिलियम है ये सिलिकॉन और फोस्फोरस से इधर लेफ्ट साइड में है, इसको याद रखना। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। तो बेटा अब या ना इस चैप्टर के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर और जो रिएक्शंस हैं थोड़ी बहुत वो रह गई हैं। मैम ने कराई है ऑक्सीडेशन नंबर? जल्दी से एक बार हाथ उठा के बता दो, क्या मैम ने आपको ये कराया है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। जल्दी से एक बार मैसेज करके बता दो। करवाया है, ओके ओके, शाबाश। तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए अभी इसमें क्या क्या है। आज जो है, पहले एक बार इस पेज का स्क्रीनशॉट ले। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.8 से लेके 3.34, देख रहे हो मेजर पार्ट जो है वो हो चुका है आपका। सर आज के लिए बहुत है ना, रिडॉक्स में करवाया है, हाँ रिडॉक्स में ही होगा, इसीलिए इस चैप्टर को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। रिडॉक्स में ही होगा, हम रिडॉक्स स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों ने कहा है सर केमिकल बॉन्डिंग से पहले ऑनलाइन रिडॉक्स स्टार्ट कर दो। मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में रिडॉक्स स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो आज आपका प्लीज स्क्रीनशॉट ये है कि आप होमवर्क ये है, जो ये क्वेश्चन है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे रात के 11 बजे तक, 11 बजे तक प्लीज इनके सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर दो। कर सकते हो मेरे बच्चों? जल्दी से थम्स अप दे दो, 11 बजे तक मुझे इनके सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर दो। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे से कर चुके हैं हम, इस चैप्टर को भी साथ साथ निपटा देते हैं। फिर अगले 2 वीक्स हमारा प्लान रहेगा केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स एंड पहला चैप्टर। ऐसे 1 के लिए हम फुल्ली तैयार हो जाएंगे। ठीक है, यू आर डूइंग वेरी वेल गाइस। क्लासेस लगातार लेते रहो। अब एक छोटा सा वीडियो मैसेज आएगा उन सब बच्चों के लिए जो इस ग्रुप में तो हैं बट क्लासेस नहीं ले रहे। ठीक है, तो क्यों नहीं ले रहे उसके पीछे का रीजन जानना है, क्या बात है क्यों नहीं ले पाते, और हमारा रिव्यू दे दो भैया कि कैसा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंजॉय द संडे विद लॉट्स ऑफ होमवर्क।